अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं साउथ एशिया टीवी। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और बहुत ही टेंशन है इस वक्त एलओसी के ऊपर। कल से वहाँ पे अभी तक भारत और पाकिस्तान के दरमियान हेवी फायरिंग हो रही है। आर्टिलरी रॉकेट्स भी फायर हुए हैं, मोटर्स भी फायर हुए हैं, विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड और ये अच्छी बात नहीं है खित्ते में अमन के लिए। लेकिन बहरहाल ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इंडिया से हमारे दोस्त रोहित शर्मा और पाकिस्तान से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार और एनालिस्ट जनाब अदनान आदिल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित शर्मा, बिफोर वी बिगिन, वेरी हैप्पी दिवाली टू यू एंड ऑल योर फैमिली। हाँ, थैंक्स अ लॉट। आपको भी हैप्पी दिवाली एंड गेस्ट आपको भी थैंक यू। अब ये मुझे बताएं कि दिवाली आ रही थी तो यार ये फटा क्या शुरू कर दिया आप लोगों ने बीच में? एक दिन रुक जाते। देखिए, इस चीज के लिए दिवाली जो है, दिवाली हो होली हो, ये फायरिंग तो चलती ही रहती है बॉर्डर पे। और इंडिया ने तो ये क्लेम किया कि भाई ये पाकिस्तान की तरफ से हुई है, हमने रिटेलिएटरी फायर की है। और मतलब इतना हैवी आर्मर, इससे पहले हैवी आर्मर यूज करने का जो तरीका है, मतलब हमारी दोनों की एलओसी पे जो यूज होता है वो छोटी मोटी बंदूक यूज हो जाती है, कभी कभी कोई एक दो गोले यूज हो जाते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके के वेपन्स यूज हो रहे हैं ना, ये एक अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। इससे पहले भी हुआ है, लेकिन पहले भी जब हुआ एंटी टैंक मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से फायर की गई। तो ये हैवी आर्मर जब भी यूज हो रहा है, बड़ी चीजें जब भी यूज हो रही हैं, तो आप इस बात को याद रख लें कि ये पाकिस्तान की तरफ से शुरू होता है। क्योंकि इससे पहले एंटी टैंक मिसाइल में, इसका आपको क्यों एग्जांपल दे रहा हूं, एंटी टैंक मिसाइल जब यूज हुई थी तो एंटी टैंक मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से ही आई थी और इंडिया ने उसका रिटेलिएटली जवाब नहीं दिया था। सर अब ये एक बात तो बताएं रोहित जी, कभी तो आप भी थक जाते होंगे ना। जब लद्दाख में होता है तो चाइना की तरफ से मसला शुरू होता है, इधर से होता है तो पाकिस्तान की तरफ से होता है, उधर से होता है तो वो भूटान की तरफ से होता है। यार खुदा के लिए यार, मेरी विनती है कभी तो अपने ऊपर भी मसला ले आए यार, फिर हम बात को आगे बढ़ाएं। तो मैंने इसीलिए आपको पिछली वाली एंटी टैंक मिसाइल याद दिलाई कि एक ही आई थी वो, और उसके रिटेलिएशन अच्छा, में अगर भी एंटी टैंक फायर कर देता तो फिर पूछते नहीं आपकी तरफ से पहली आई, आपकी तरफ से पहली आई। इंडिया ने एक आने के बाद रुक गया और उसको डिप्लोमेटिक लेवल चैनल से बताया। तो वो हमारे हाथ में प्रूफ था कि देखिए एक ही थी, हमारी तरफ से कोई फायर नहीं हुई। तो एंटी टैंक मिसाइल किसने यूज की थी? अब इस बार क्या हुआ, दो उधर से दो इधर से। अब कौन बताएगा किसने पहले यूज की? अच्छा, अब मैं बताता हूँ एक बात। अब मैं बोलिए आपको एक बोलिए। बात बताता हूँ। मैं आपको एक, मैंने ट्वीट भी की है, अभी मैंने शेयर भी की है कि कल जो आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से और काफ़ी ट्विटर के ऊपर ट्रोल्स की तरफ से जो एक बंकर की वीडियो आई हुई है ना कि ये बंकर तबाह कर दिया, इसको रॉकेट मार के तबाह कर दिया पाकिस्तानी बंकर को, वो जून 2019 में सीरियन आर्मी का बंकर है जिसको बागियों ने वहाँ पे उसको उड़ाया था। अब इस टाइप की जो वॉरफेयर है उसका किसको फायदा होगा? देखिए, ये इसे बोलते हैं मीडिया वॉर, या इसे बोलते हैं प्रोपेगेंडा वॉरफेयर। ठीक है। अब जहां तक बात है कि मैं इसके बारे में अभी बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं कि ये इसकी असलियत बट क्या टेक है। माई वर्ड फॉर इट, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे गलत बयानी नहीं करूंगा। सो आई एम नॉट गोइंग टू पुट यू ऑन अ बैक फुट बिकॉज ऑफ दिस। I try your level best. I will never be on my back foot. So, नहीं नहीं भाईजान, आई कैन पुट यू ऑन अ रॉन्ग फुट, डोंट वरी। वो okay, okay. As you are very senior journalist and also you have been a minister, आप मिनिस्टर रह चुके हैं, तो आपके बराबर काबिल तो मैं नहीं हूँ। मैं इलेक्शन कभी नहीं लड़ सकता, मैं कभी मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो आपकी काबिलियत अलग है और मैं उससे काफी नीचे हूँ। लेकिन फिर भी अब बात यह है कि ये प्रोपेगेंडा जो है, इंडिया कुछ दिखाता है। आपकी आपकी मलिहा लोधी ने यूएन में एक सीरिया के बच्चे की फोटो दिखाई और बोले कि ये कश्मीर का है और इसको कश्मीर में, उसके बाद वो क्लियर प्रूव हो गया ना। तो इन सब चीजों में ये दोनों कंट्रीज करते हैं। आप तो यूएन में दिखा के, हम तो अपने ट्विटर पे कुछ दिखा रहे थे ना। तो अच्छा ठीक है, मैं अदनान आदिल को भी इंक्लूड कर लूँ डिस्कशन में। बड़ी देर से मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातें सुन के। अदनान, रोहित हमारे बड़े दोस्त हैं इंडिया से, क्या कहेंगे आप इनकी बात पे? मेरा पूछना ये है कि क्या इंडिया में भी ये एहसास है, उसमें पाकिस्तान में तो ये फीलिंग है कि मोदी सरकार जो है दबाव में है। एक तो अंदरूनी हालात अच्छे नहीं हैं, दूसरे चीन के साथ उन्हें कुछ हजीमत उठानी पड़ी है। अब हजीमत बता दें उस गरीब को, उसको हजीमत क्या पता यानी उसको कि क्या? उनको इंसल्ट हुई है, चीन के साथ वो मामला है, वो उसमें भारत को फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ है। और वो अपनी टर्म्स के ऊपर चीन से कोई नहीं कर सकते, निगोशिएट नहीं कर सकते, उन्हें चीन की डिक्टेशन को लेना पड़ेगा।
तो एक चीन का दबाव है, तो उसको दूर करने के लिए वो एलओसी को हीट अप कर रहे हैं। क्या ये तासुर इंडिया में भी मौजूद है या ये सिर्फ हम पाकिस्तान में ऐसा सोच रहे हैं? ये एक्चुअली क्या है कि ये पाकिस्तानी मीडिया ने परसेप्शन बनाया। और परसेप्शन कैसे बना? परसेप्शन अपने आप बैठ के एक दिन रात में आप 4 लोग चौराहे पे बैठे और उन्होंने ये परसेप्शन बना लिया कि मोदी को इंटरनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं और चाइना के साथ चाइना के दबाव में बात करनी, प्रेशर में बात करनी पड़ेगी। अगर ऐसी इंटरनल प्रॉब्लम्स आ रही थी तो अभी 3 दिन पहले बिहार का इलेक्शन हुआ है, he has got the largest seat, he is going to make the government there। वह आज दिवाली है, भगवान राम, हमारी स्क्रिप्चर्स में जो लिखा हुआ है, हमारे रामायण में जो लिखा हुआ है, श्रीलंका में रावण को हरा के भगवान राम आज ही के दिन, दिवाली वाले दिन अयोध्या वापस पहुंचे थे। और 500 साल बाद, 490 साल बाद वहां पर मस्जिद का मंदिर बन रहा है, वहां पे बहुत बड़ी पूजा होती है, सुबह से उस पर चल रहा है। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग से 1 मिनट का 2 मिनट का लाइफ 3-4 घंटे में हुआ। तो कल वहां पे बड़ी निकले थे, उसी पर चल रहे थे। अब जहां तक बात है मोदी की पॉपुलैरिटी की भी है, मोदी ने सिर्फ बिहार का इलेक्शन नहीं जीता है, मध्य प्रदेश में 28 सीट का इलेक्शन हुआ जिसमें से ज्यादातर वो जीते। के डाउन साउथ कर्नाटका में 2 फाइल तो आप मोदी की पॉपुलैरिटी गिर नहीं रही है, सूरत हाल नहीं दिख रही। जहां तक बात यह है कि मोदी किसका प्रेशर झेलने वाले, वो किसी का नहीं झेलते। ठीक है, कोशिश करते हैं सर आपकी आवाज को क्लियर करने की। आज दिवाली का दिन है, लगता है लोड बड़ा है आपके नेट के ऊपर, आपकी आवाज जो है वीक हो रही है बार बार। अदनान साहब सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं शर्मा जी? जी, वो तो सारा इल्जाम पाकिस्तान पे दे रहे हैं। इल्जाम नहीं दे रहे, वो बेसिकली एक साइड की बात बता रहे हैं। हाँ, और यही इस चैनल की खूबी है कि हमने उनकी बात सुननी है। जी बिल्कुल, हमें सुननी चाहिए। इनसे अगर आवाज़ क्लियर होती और हम बातचीत कर सकते तो हम पूछते कि इसका हल क्या है, क्योंकि दोनों पार्टीज एक दूसरे को इल्ज़ाम देती हैं। हम ये कह रहे हैं कि वो कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। असल में एक बात है शर्मा जी, लेट्स फेस इट, कि जब तक कश्मीर का डिस्प्यूट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिजॉल्व नहीं होता ना, हमारे इश्यूज नहीं ख़त्म हो सकते। हम यूरोप की तरह नहीं आगे बढ़ेंगे बॉर्डर्स खोलकर जब तक ये मेन की इशू रिजॉल्व नहीं होगा। और ये उस वक्त रिजॉल्व होगा जब आप और हम आमने सामने बैठेंगे और कश्मीरियों के साथ और इसको रिजॉल्व करना चाहेंगे। इस चीज के ना दो एंगल्स हैं। पहली चीज के रिजॉल्व कैसे होगा, इंडिया अपना हिस्सा देगा नहीं, पाकिस्तान अपना देगा नहीं, और वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो बॉर्डर आप करने के लिए तैयार, इंडिया भी करने के लिए तैयार। ठीक है, ये शिमला एग्रीमेंट में ऐसा हुआ था कि सीजफायर लाइन को हमने कि लाइन ऑफ कंट्रोल बोलेंगे। बोथ द लीडर्स हैड समथिंग इन माइंड कि इसे इंटरनेशनल बॉर्डर बना लेंगे। इसके बाद मुशर्रफ साहब एक बात था हमारे प्राइम मिनिस्टर से, भाई आपका हिस्सा मैं नहीं ले सकता, ये हिस्सा आप नहीं ले सकते, तो इसे इंटरनेशनल बॉर्डर बना देते। तो जब दो इतने पावरफुल लोग आपकी बात करते हैं और ये बात बोलते हैं, तो कौन है जो बीच में आकर खड़ा देते? देयर आर वेस्टेड इंटरेस्ट इन इट। हम दोनों कंट्रीज की दोस्त ना हो पाए, इसमें बहुत सारे कंट्री और घुसे हुए, तो हमें बैठना चाहिए साथ, हमें आमने सामने बैठना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए, और हर उस वेस्टेड इंटरेस्ट को जो हमें लड़ा रहा है उसको हमें एक्सपोज करना चाहिए। बिल्कुल, हम तो बस लेकर के लाहौर तक पहुंचे थे और उसके बाद हमने कौन सा आपकी बस पंचर कर दी थी यार, आप बस लेके आए थे, हमने भी आपको नाश्ता कराया था, ये क्या बात है? हम उसके बाद करगिल में कौन घुसा था? कारगिल में देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि उससे पहले देयर इज अ हिस्ट्री टू दैट। एक बात याद रखिएगा मेरी शर्मा जी, जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि गड़बड़ 9 महीने वो 1 रात पहले हुई है, उसको 9 महीने लगते हैं। ये अब इतनी हमारी बीच में हिस्ट्री हो चुकी है एलओसी के ऊपर डिफरेंट किस्म की, कि आपकी साइड पे हमारी साइड पे वी हैव इनफ आर्सेनल टू फायर ईच अदर। मैं ये कह रहा हूँ कि सारी चीज़ों को एक दफ़ा बंद करके मेन इशू के ऊपर हमें बैठना चाहिए और उसको हमें कश्मीरियों को सामने बिठाना चाहिए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट पैरामाउंट है, मेरे और आपके इंटरेस्ट से ज़्यादा है। और ये एक अब तो चाइना भी उसका एक हिस्सेदार है। चाइना कहता है जी हमारे बगैर कश्मीर का डिस्प्यूट सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। सो आई डोंट नो वेदर यू आर रेडी फॉर दैट और नॉट, बट एक्चुअली 4 पार्टी
जो है ये एक कॉन्फ्रेंस होनी पड़ेगी, और वो कमरे में ताला लगा के चाबी को फेंक देना चाहिए कि जब तक चारों किसी इशू पे रिजॉल्व करके ना उठे तब तक कमरा नहीं खोलना चाहिए। तो उसका तो एक ही तरीका है, अगर आप चाबी फेंक देंगे तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन ताला खोलेगी, तब भी रिजॉल्व नहीं हुआ होगा। यार आई लाइक यू यार, आप बोलते सच है वैसे। एक ही समझिए कि आपने जो बोला कि भाई वो 9 महीने में बच्चा आता है, ऐसे पहले दिन नहीं होता, तो अगर वो गई थी, वो पुराने 9 महीने पुरानी बात फिर भी याद रहे, तो आपको क्या लगता है दोबारा फिर पुरानी बात ना आ जाए? कोई वेस्टेड इंटरेस्ट, ये अकेला हमारा और आपका इशू नहीं, 10 और लोग घुसे, तो ये इशू ऐसे हाँ आर्मी को पावर में रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप ये देखिए आपने बहुत बड़ा यार एक काम तो हम कर सकते हैं ना, LAC पे आप लोगों का पैक्ट है ना चाइना से कि नो वेपन्स, ठीक है ना, नो वेपन्स, कम से कम LOC पे यही चीज शुरू कर लेते हैं यार, नो वेपन्स। हमने पैक्ट तो किया था वेपन्स, 2003 का एग्रीमेंट है हमारा। हाँ, लेकिन वो उसको हमने इम्प्लीमेंट नहीं ना किया। हाँ, वो उसकी लेटर एंड स्पिरिट में उसको अगर हम करें 2000 LOC डिमार्केटेड नहीं है ना, LOC भी अंदाजों में ही है ना, हमारा LOC अलग है, उनका LOC अलग तो है। LAC पे भी है, चीन के साथ LAC पे भी है, ये ये मसला काम है। देखिए एक चीज, और LOC के बाद उन्होंने सियाचिन वाला अपना वो जो गौ माता थी उसको खोल दिया था। ये चीजें जो है ना, आप आज एक डिमार्केट कर लीजिए, नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो अपनी देशभक्ति वतन परस्ती दिखाने के लिए देखिए शर्मा जी, वी हैव टू स्टार्ट समवेयर ना। अब हम लोगों ने तो बहुत बार स्टार्ट किया, हम तो लाहौर तो बस लेके मेरा ये ख्याल है कि आइडियल चीज जो है ना, नेता वगैरह ना करें, हमारे वजीर वगैरह ना करें, बेहतर यह है कि मीडिया कॉन्फ्रेंसेस इतनी फ्रीक्वेंटली हों कि उसके अंदर ये इश्यूज जो हैं ये पूरी नेशंस को एजुकेट करें ना, हम कम से कम, आप अपनों को करें, हम अपनों को करें कि इशू है क्या, व्हाट आर वी फाइटिंग अबाउट, आई मीन, फिर ताकि पता तो चले ना। अभी तो हमें ये पता है कि आप गलत हैं, सिर्फ आपको पता है मैं सही कह ही नहीं सकता, तो इस माइंडसेट के साथ तो हम रिजॉल्व करेंगे ही नहीं। इंडिया में एक जोक चल रहा है, मतलब एक शगुफा चल रहा है कि किम जोंग अपना नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे और इमरान खान अपना नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे, वो देखने के लिए वो इंडियन मीडिया देखते हैं। सूरत हाल में जहां पे इंडिया पिछले 10 साल में मैंने देखा कि दोनों कंट्रीज वॉर पे नहीं है, दोनों पॉलिटिशियंस या आर्मी वॉर पे नहीं है, लेकिन दोनों मीडिया वॉर पे है, दोनों मीडिया एक दूसरे को हराए जा रहे हैं बैठ के, तो ऐसे में तो नहीं हो पाएगा। अब आप एक बात करिए, अब आप, मैं देखे मैं करूंगा नहीं नॉर्मली, लेकिन मैं सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं, मैं आई डोंट वांट टू ब्लेम, मैं उस गेम के अर्नब गोस्वामी की एक एग्जांपल ले लें। अच्छा, मैं ये समझता हूं कि जिस केस में अर्नब को अंदर किया था वो गलत है, क्योंकि वो एक स्टेट का और एक फेडरल गवर्नमेंट का इशू है जिसके बीच में उन्होंने एक जर्नलिस्ट को और रिपब्लिक टीवी को सेक्रीफाइस कर दिया। मैं ये, हालांकि मेरी अर्नब से बनती नहीं है, I have a lot of things against him, but मैं समझता हूं कि यहाँ पे he was not at fault, लेकिन जो उसके बाद दूसरे पर्चे कटे हुए हैं पहले के बॉम्बे में, जिसमें कम्युनल वायलेंस को उसने इंसाइट किया, अब ये चीजें तो जरा इफेक्टिवली कंट्रोल होनी चाहिए ना दोनों मुल्कों में। देखिए अर्नब का ये जो केस था, उस केस में एक्चुअली इट वाज अ क्रिमिनल मैटर, हाँ, इट इज नॉट अ जर्नलिस्टिक मैटर। उनकी कंपनी ने एक पेमेंट कर रहा था, जो पेमेंट नहीं हुआ, और लेकिन मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये भी तो है ना कि वो केस कोर्ट ने क्लोज कर दिया हुआ था, और स्टेट की कोर्ट ने क्लोज कर दिया था, फिर एक और स्टेट ने कर लिया, उसकी बेटी की वजह से रीओपन किया, वो फिर आके यहाँ महाराष्ट्र पुलिस आ गई, स्कोर तो सेटल हो रहा है ना यहाँ पे जर्नलिज्म के में और जर्नलिस्ट के खिलाफ। उसी में बता रहा था कि क्योंकि वो एक सुसाइड हुआ, मां ने सुसाइड किया, तो दिस वाज अ क्रिमिनल केस, ठीक है। इसमें विक्टिमाइजेशन ऐसे हो रहा है कि केस बहुत पुराना था, आज अरेस्ट तब हुआ जब उन्होंने शिवसेना को अटैक करना शुरू किया, और इसमें हम उनके साथ, मैं भी प्रोटेस्ट में शामिल हूं, लेकिन ये क्योंकि क्रिमिनल केस और शिवसेना और जो है ऊपर आपकी बीजेपी, उनके डिफरेंसेस हुए, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट शिवसेना को मिल गई। राइट। तो
इसमें विक्टिमाइजेशन ऐसे हो रहा है कि अभी 15 या 20 दिन पहले रिपब्लिक टीवी, पूरे रिपब्लिक टीवी पे, मतलब आप चपरासी से लेकर चीफ तक हर एक आदमी पे एफआईआर हो गई। आई मीन बहुत तगड़ा विक्टिमाइजेशन हो रहा है। दिस विद हिम देन these kinds of things on a communal violence incident, क्या मैं ये बैठ के कि मैं इस्लाम को नहीं, सिर्फ ये सेंटेंस है इस्लाम को नहीं मानता हूं, लेकिन इस पे भी कोई आदमी कम्युनल वायलेंस का केस उस पे डाल। देखा ना, आपको मैं एक बात बताता हूं, आप सही कह रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी और उसकी पॉलिसीज का बहुत सीवियर क्रिटिक हूं, लेकिन नॉट इवन इन माय वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन मैं हिंदुइज्म को कभी खुदा ना खास्ता गलत नहीं कह सकता। मैं किसी रिलीजन को मैं बुरा नहीं कह सकता, ना उसके मानने वाले को। दैट इज नॉट मी। लेकिन मैं पॉलिटिक्स से डिसएग्री कर सकता हूं। हाँ, पॉलिटिक्स से, लेकिन अगर मैं आपको वो एग्जांपल दे रहा था, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं एक जस्ट स्टेटमेंट दे रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि इस्लाम गलत है, समझेंगे। मैं ये बोल रहा हूं मैं इस्लाम को नहीं मानता, मैं पर्सनली इस्लाम को नहीं मानता, मैं तो हिंदू धर्म मानता हूं। लेकिन इसमें इंटेंशन क्या है, उसमें आप एंगल निकाल के मेरे खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि इसने ये बोला था मैं इस्लाम को नहीं मानता, ये मतलब इस्लाम को इसने खारिज कर दिया, राइट? सो ऐसे एंगल्स निकाल के के खिलाफ ना केस किया है, साइटमेंट नहीं किया उन्होंने। लेकिन देखा ना, जब पहली बारी ये केस बिहार में हो रहा था तो तब आप लोग अगर जर्नलिस्ट खड़े हो जाते तो ये आगे तक न जाती। बिहार और यूपी, आपने अभी कहा, सबसे ज्यादा एनलाइटेंड आपके रीजन्स हैं और सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट विक्टिमाइजेशन जो है वो उन दो जगहों पे हुई है, और वहां से अब ये तीसरी स्टेट है महाराष्ट्र। देखिए, विक्टिमाइजेशन ऑफ जर्नलिस्ट तो अक्रॉस द वर्ल्ड है। वहां तो एक दलित बच्ची को मिलके आई है, एक आपकी जर्नलिस्ट जो थी खातून बीबी, तो उसके ऊपर पुलिस ने आके कहा कि कम्युनल टेरर अपना इंसाइट कर रही है, उसको उठा लिया जाके। कोई जर्नलिस्ट आपकी तहरीक नहीं बोली उस पर। गेम था, उसमें गेम ये था कि वो जर्नलिस्ट, आप एक जगह है लाहौर में जहां पे पुलिस ने बोल दिया यहां मत जाइए आप फिर भी उसके अंदर स्नीक इन कर रहे हैं, तो आप लॉ तोड़ रहे हैं। तो वो स्नीक इन करके ओके ओके। बट आपको मैं बताऊं कि जब भी एक ऐसा वाकया होता है ना, तो उस पर वार्निंग दे देनी चाहिए, वरना इट गिव्स एनी रूलर अ लॉट ऑफ राइट टू आर्म ट्विस्ट। इंडिया में आपको अगर ऐसे वार्निंग देंगे तो वार्निंग पे वार्निंग आती जाएंगी और अच्छा ठीक है। मैं बताऊं, मेरे एक दोस्त के ऊपर, जर्नलिस्ट है, उसके ऊपर केस क्या है, एक केस उसके ऊपर है, उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने एयरपोर्ट की दीवार के ऊपर खड़े होकर लाइव कर दिया। अब भाई एयरपोर्ट के वो तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया था ना। अब ये दोनों एंगल से है, वो अपनी वो जर्नलिस्ट भी बिल्कुल सही है, बोला यार मैं कोई टेररिस्ट थोड़ी हूं जो अंदर घुस रहा था, आई वॉज गिविंग अ लाइव। लेकिन कोर्ट ने बोला कि भाई साहब आप कैसे चढ़ सकते हैं, उसमें चढ़ना अलाउड ही नहीं है, आप अंदर कूद जाए, कल आपको देख रहे हो टेररिस्ट कूद गया तो। इट इज अ टू वे स्टोरी नो, आप दोनों एंगल से देखें। राइट, दोनों एंगल से ही देखना पड़ेगा। और ये आज आप दिवाली मनाएं, आपका ज्यादा टाइम मैं नहीं लेता, बट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग अस योर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड अदनान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप पहली बार ही आए इस चैनल के ऊपर। व्यूअर्स, आप इस पे ज़रूर कमेंट करिएगा, बीच में अगर आवाज़ की डिस्टॉर्शन हो तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। मुझे लगता है आज दिवाली है तो बड़ा हैवी नेट यूज़ हो रहा है, मे बी टुमारो और डे आफ्टर जब शर्मा जी ज़्यादा फ्री होंगे, वी विल कंटिन्यू विद दिस डिस्कशन। अल्लाह हाफिज़।